आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उद्धवराव पाटिल विचार मंच उस्मानाबाद का, जिसकी तरफ से यह विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, विचार मंच की तरफ से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने कहा था कि 6 बजे इस आयोजन की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन कई तकनीकी कारणों से ये संभव नहीं हो पाया। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कई चीज़ें ऐसी बदलती रहती हैं कि हम लोग उतना एफिशिएंटली उसे नहीं कर पाते, तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे स्वर्गीय उद्धवराव पाटिल जी की स्मृति में इस व्याख्यान माला में अपनी बात रखने का अवसर मिला है। मुझे उद्धवराव पाटिल जी से स्वयं मिलने का अवसर तो कभी नहीं मिला। उनका 1984 में स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना और उनकी पार्टी, उनकी वैचारिक परंपरा के कई वाहकों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वर्गीय उद्धवराव पाटिल जी वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी, जिसे शेतकरी मजदूर पक्ष शायद महाराष्ट्र में बोला जाता है, उसके संस्थापकों में से एक थे। आप महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा इलाका है, जो आज महाराष्ट्र में है, लेकिन एक जमाने में निजाम का जो हैदराबाद हुआ करता था उसका हिस्सा था। तो निजाम के उस शोषणकारी राज से संघर्ष में आप सबसे अग्रणी नेता रहे। यही नहीं, बाद में जब गोवा का मुक्ति संग्राम हुआ उसमें भी आप शामिल रहे। मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए काम करना, मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का काम करना, उसमें आप अग्रणी रहे। महाराष्ट्र के स्तर पर और देश में संसद में, दोनों में आपने अपनी भूमिका निभाई। बहुत लंबे समय तक तमाम अलग अलग पोजीशंस पे रहे। लेकिन उस पोजीशन से ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए जो है वो ये कि अपनी इन तमाम भूमिकाओं में आप किसान और मजदूर, शेतकरी और मजदूर का जो पक्ष है, अंतिम व्यक्ति के लिए संघर्ष में हमेशा जुड़े रहे। उन उद्धवराव पाटिल जी को याद करते हुए हम आज अपनी बात आरंभ करते हैं। ये बहुत एक सुख की बात है, मेरे लिए बहुत सुकून की बात है कि ऐसे नेता की स्मृति में इस व्याख्यान माला का नियमित रूप से आयोजन होता रहा है। और जब जब मुझे महाराष्ट्र में ऐसी किसी व्याख्यान माला में शामिल होने का अवसर मिलता है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये महाराष्ट्र की एक अद्भुत सांस्कृतिक विरासत है, राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत है, कि वहां इन व्याख्यान मालाओं के जरिए विचार को जिंदा रखा जाता है, काम को जिंदा रखा जाता है। हम कहते हैं कि बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाए। आप लोग महाराष्ट्र में उन्हें केवल श्रद्धांजलि नहीं, आप उन्हें कर्मांजलि देते हैं, आप उन्हें विचारांजलि देते हैं। और ये व्याख्यान माला एक तरह से ऐसे महापुरुष को विचारांजलि देने का अवसर है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई सुभाष लोमटे का, जिन्होंने मेरे को आग्रह किया, आदेश दिया कि ये आपको करना ही होगा। धन्यवाद है भाई शंभू जी भोंसले को, धनंजय जी, आदित्य भाई और अविनाश राव देशमुख जी। आप सभी लोग जो कि उद्धवराव पाटिल विचार मंच उस्मानाबाद के माध्यम से उस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बातचीत आरंभ करना चाहूंगा। आज के लिए बातचीत का जो विषय मैंने चुना है वो है किसान आंदोलन, दशा और दिशा। इस लिहाज से ये बहुत एक सुखद संयोग है कि शेतकरी के एक बड़े नेता की स्मृति में मैं उस वक्त बोल रहा हूं जबकि देश में एक महान किसान आंदोलन चल रहा है। इससे जाहिर है ऐसे समय में किसी और विषय पे बोलने का कोई मतलब नहीं। ऐसे समय में एक ही विषय सबसे ज्वलंत है, देश के सामने है। ये जो किसान आंदोलन इस वक्त देश में चल रहा है, और मैं सामान्य किसान आंदोलनों की बात नहीं कर रहा, पिछले 8 महीने से
26 नवंबर से लेके अब तक ये जो अनूठा मोर्चा चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, इस बैनर के तहत देश के किसान एक अनूठी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके सामने इस ऐतिहासिक लड़ाई के कुछ पक्ष रखना चाहूंगा, आपके सामने इस ऐतिहासिक आंदोलन की दशा और इसकी दिशा के बारे में कुछ बात रखना चाहूंगा। शुरुआत एक स्वीकारोक्ति से करता हूं। स्वीकारोक्ति ये कि अगर आज से एक वर्ष पहले, आज हम जुलाई के महीने में हैं, अगर आप जुलाई के महीने में पिछले साल मुझसे पूछते कि क्या इन 3 किसान विरोधी कानूनों के विरुद्ध देश भर में किसानों का एक आंदोलन खड़ा होगा, क्या हजारों लाखों किसान दिल्ली पहुंचेंगे इनका विरोध करने, क्या यह आंदोलन इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हो जाएगा कि देश की सत्ता हिल जाए, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो, मैं शायद आपको कहता कि ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे ये कानून 5 जून को अध्यादेश के माध्यम से पिछले वर्ष आ चुके थे। सरकार कोरोना के समय पिछले दरवाजे से, बैकडोर एंट्री की तरह इसे अध्यादेश के माध्यम से ला चुकी थी। तो पिछले साल 17 जुलाई को यदि आप मुझसे पूछते तो मुझे पता था कि ये कानून आ गए हैं, अध्यादेश की तरह आ गए हैं। हम लोगों ने इसका विरोध आरंभ भी कर दिया था। उस समय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से हमने इन कानूनों के विरोध की घोषणा कर दी थी। हमने कुछ जगहों पे धरने प्रदर्शन भी किए थे। पिछले वर्ष 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी विरोध का हमने आह्वान भी किया था। लेकिन सच बताऊं, तब भी हमें अनुमान नहीं था कि ये विरोध, ये आंदोलन इतनी बड़ी शक्ल ले लेगा। यह आंदोलन जिस तरीके से बढ़ा, ये अकल्पनीय है किसी के लिए भी। कोई व्यक्ति बाद में जरूर कह देगा, हाँ ऐसा तो होना ही था। आमतौर पे हम इतिहास के बारे में कहते हैं कि जो चीज हुई उसके बारे में बड़े इत्मीनान से हम बोल देते हैं कि हाँ ये तो होना ही था। कोई इतिहासकार बता देगा कि ये तो इनेविटेबल था। लेकिन सच बताऊं, ऐसा कुछ इनेविटेबल हमें पिछले वर्ष दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले वर्ष हमें लगता तो था कि ये इतना बुरे कानून है, इनके विरुद्ध कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पिछले साल पूछते तो मैं आपको 4 बातें गिनवा देता। मैं कहता कि देखिए, भारत के किसान आंदोलन में मामला इतना आसानी से नहीं होता है। किसान आंदोलन की गति, किसान आंदोलन की दशा दिशा उस तरह की नहीं है कि बहुत सरल तरीके से आप कोई आंदोलन शुरू करें और वो तुरंत अपनी एक ऊंचाई पे पहुंच जाए, वो आंदोलन एक सफलता के मोड़ पर पहुंच जाए। सामान्यतः जो हम देश में देखते हैं वो ये है, अगर आप मुझसे पिछली बार पूछते तो मैं कहता कि भारत में किसान इतना बटा हुआ है, एक स्ट्रक्चरल कारण है। भारत के किसान अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग जाति में, अलग अलग भाषा में बटे हुए हैं। तो भारत के किसानों के लिए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम खड़ा करना बहुत कठिन है। मैं ये भी कहता कि ये राज जो है, मोदी राज, ये इतना रिप्रेसिव है, इतना दमनकारी है कि ऐसे दमनकारी शासन के विरुद्ध खड़ा होना कठिन काम है, आसान नहीं है। और शायद पिछले वर्ष में ये भी कहता कि वैसे भी देखिए कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त सामान्य कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहे हैं, 100-200 लोगों के आने पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कैसे होगा? लेकिन जो बात आज से 1 वर्ष पहले असंभव प्राय दिखाई देती थी, वो हुई। और हुई तो कितने बड़े तरीके से हुई, कितने विशाल पैमाने पर हुई, कितने अद्भुत स्वरूप में हुई। शुरू हुई पंजाब से। हम आजकल भूल जाते हैं, हम आजकल जब इस आंदोलन का इतिहास लिखते हैं तो हम इसको केवल 26 नवंबर से शुरुआत करते हैं। लेकिन दरअसल इससे बहुत पहले पंजाब में यह आंदोलन शुरू हो चुका था। मैंने आपको बताया, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 5 जून को जब इन अध्यादेशों की घोषणा हुई, अध्यादेश लाए गए, उससे पहले निर्मला सीतारमण जी ने 15 मई को जब इनकी घोषणा की थी,
तभी से हमने इनके विरोध का कार्यक्रम आरंभ कर दिया था। लेकिन पंजाब के किसान तो एक कदम आगे थे। उन्होंने पिछले वर्ष फरवरी मार्च में, जबकि इन कानूनों की भनक भी नहीं थी, हमें तो पता नहीं था, तब भी किसान, पंजाब के किसानों ने इन कानूनों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी थी। बलबीर सिंह राजेवाल जी जैसे नेता थे जिन्होंने पहले से एंटीसिपेट किया कि सरकार इस तरह के कानून ला सकती है, और इसे एंटीसिपेट करते हुए उन्होंने पंजाब के किसानों को संगठित करना शुरू किया। और जब ये कानून जून के महीने में आ गए तो अभूतपूर्व तरीके से उन्होंने किसानों को सब ने संगठित करना शुरू किया। और पंजाब में जो अनहोनी बात हुई वो ये कि पंजाब के तमाम किसान संगठन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, मैं तो कहूंगा सितंबर तक, पंजाब के तमाम किसान संगठन जो कि वैचारिक रूप से अलग थे, झंडे के हिसाब से अलग 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 क्षेत्र में काम करते थे, जिनके परस्पर एक दूसरे से संबंध अच्छे पहले नहीं थे, वो सब संगठन एक बैनर के तहत आ गए। पंजाब के 32, शुरू में 30 थे, फिर 31 हुए, 32 हुए, 32 किसान संगठन एक साथ एक बैनर के तहत आ गए। ये अभूतपूर्व काम सितंबर के महीने तक हो चुका था, क्योंकि 20 सितंबर के दिन जब पूरे देश में इस सवाल पर एक बंद का आयोजन किया गया, 20 सितंबर पिछले साल को, मुझे याद है 20 सितंबर को तो ये कानून पास हुए थे, और 20 सितंबर को संसद में पास हो गए थे। अध्यादेश नहीं रहे, उसे संसद में पास करवा दिया गया आनन फानन में। जैसा आपको याद है, राज्यसभा में तो वोटिंग भी नहीं करवाई गई, उसके बिना इसको पास कर दिया गया। तो 25 सितंबर को तमाम संगठनों ने राष्ट्रव्यापी एक बंद का आयोजन किया। और मुझे याद है उस दिन मैं पंजाब में गया था। पंजाब में जैसे कर्फ्यू लगा हुआ था। ये 25 सितंबर की बात है, मैं आपको ये सब इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम समझते हैं कि आंदोलन 26 नवंबर पिछले साल शुरू हुआ जब लोग दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली आने से पहले बहुत कुछ हो चुका था। यह आंदोलन पंजाब में लगभग पूरी जनता का आंदोलन सितंबर के महीने में बन चुका था। अक्टूबर तक आते आते इसका विरोध करने वाला कोई बचा नहीं था। तब संयुक्त किसान मोर्चे की शुरुआत हुई। मुझे सौभाग्य मिला कि शुरुआत से ही उस मोर्चे का संचालन करने वाली जो समिति थी उसमें मुझे नामजद किया गया, और अक्टूबर नवंबर के महीने में संयुक्त किसान मोर्चे का जन्म हुआ, जिसके तत्वावधान में यह आंदोलन आगे चलाया गया। यह आंदोलन सफल क्यों हुआ? क्या ऐसा था जो आंदोलन आप देख रहे हैं? 26 नवंबर को हम लोग दिल्ली पहुंचे, और उसके बाद से जो आंदोलन, पहले जब आए तो मीडिया ने, सरकार ने, सबने कहा नहीं नहीं खाली पंजाब के किसान ही आए हैं। कुछ दिन बाद हरियाणा का भी उतना ही जबरदस्त पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। सरकार ने कहा ये केवल हरियाणा और पंजाब का मामला है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के किसान, आपने देखा होगा 26 जनवरी के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान इसमें खड़े हुए, जुड़े। हरियाणा की हो ही चुका था, राजस्थान के किसान जुड़े, उत्तराखंड के किसान जुड़े, बाकी देश में इसका विस्तार हुआ। ये एक अभूतपूर्व बात है। आज तक भारत के इतिहास में कोई एक किसान आंदोलन नहीं मिलता जो कि इतने बड़े इलाके में एक साथ चल रहा हो और जिसकी अनुगूंज पूरे देश में सुनाई दे रही हो। ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ। क्या था जिसने इसे संभव बनाया? मैं दो चार चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। केवल इस आंदोलन ने क्या कुछ किया वो बातें नहीं, पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि किसने इस अभूतपूर्व आंदोलन को सफल बनाया। मैं आपके सामने 4-5 बात रखना चाहूंगा। पहला, एक किसान की जीवंत परंपरा इस देश में है। अंग्रेजी में और कुछ मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे मॉरल इकोनॉमी ऑफ द पेजेंट नाम दिया है। हमारे देश के
अवचेतन में, अनकॉन्शियस में कहीं किसान और किसान के प्रति इज्जत और किसान के आत्मसम्मान, स्वाभिमान का भाव दबा हुआ है। सामान्यतः ये कहीं आता नहीं है, लेकिन जब इसको कुरेद दिया जाए, जब इसको छू दिया जाए और जब किसान को ये महसूस होना शुरू हो कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, और ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, किसान को जब किसान की जो न्याय और अन्याय की भावना है, उसमें यदि एक साधारण किसान को महसूस होता है कि नहीं, अब ये तो बहुत गलत हो रहा है, फिर उसके बाद चाहे जितना बड़ा सत्ता हो, चाहे जितना दमन हो, किसान खड़े हो जाते हैं। ये हमने इतिहास में बार बार देखा है। 19वीं सदी में तमाम किसान विद्रोह हुए, आदिवासी विद्रोह हुए, पोपला का विद्रोह हुआ, 1857 से पहले इस देश में विद्रोह हुए थे। ये सब वही थे जब किसान को लगता था कि भाई अब तो राजा ने, शासक ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि अब नाक, पानी जो है नाक के ऊपर पहुंच गया, तो फिर किसान खड़े हो जाते हैं, चाहे आप कुछ कर लीजिए। ये हमने 20वीं सदी में देखा। तमाम ऐसे आंदोलन उसी से खड़े हुए थे। तो पहली बात तो ये कि 21वीं सदी में भी किसान, किसान की एक आइडेंटिटी, किसान की एक पहचान और किसान का न्याय अन्याय का एक जो भाव है, वो अभी भी जीवित है। दूसरा, इस आंदोलन ने हमें ये सिखाया कि एक नई पीढ़ी का किसान है जो कि भिन्न तरह का है। एक नई पीढ़ी का किसान जो कि अब केवल पुराने जमाने के किसानों की जो छवि है उससे भिन्न है। और इसीलिए मीडिया वाले परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया वाले समझते हैं किसान है तो वो तहमद या धोती बांधे हुए आएगा, वो पगड़ी पहने हुए आएगा, हरियाणा का है तो खाली हुक्का पीते हुए बैठेगा। और जब वो देखते हैं पैंट शर्ट पहने हुए किसानों को तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है किसान नहीं है। किसी ने खबर चला दी पिज्जा खा रहे हैं किसान, तो जैसे किसान पिज्जा नहीं खा सकता। दरअसल एक नई पीढ़ी किसानों की आई है, खासतौर पे नौजवानों की मैं पीढ़ी देखता हूं। ये पीढ़ी है जिसका एक पांव गांव में है, दूसरा पांव शहर में है। ये लोग जिन्हें गांव का अनुभव है लेकिन शहर की एस्पिरेशन भी है, गांव का दुख दर्द देखते हैं, शहर की संपन्नता भी देखते हैं। गांव से लगाव है लेकिन शहरी तौर तरीके इन्हें आते हैं, इन्हें कानूनी कागज पढ़ने आते हैं, इन्हें कानून पढ़ना आता है, ये अखबार पढ़ते हैं, ये कभी कभार अंग्रेजी के आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। ये एक नई किस्म का किसान है। इस किसान को बहलाना, फुसलाना, धोखा देना आसान नहीं है। इस बात का सरकार को एहसास नहीं था, क्योंकि सरकार अभी भी सोचती है कि ये पुराने जमाने के किसान हैं, उनको थोड़ा फुसला लो, बहला लो। हमारे इलाके में कहते हैं उससे, उसको बड़ा बस इज्जत दे दो, अच्छा चौधरी साहब बहुत बड़े आदमी हो आप, बस इसी में खुश हो जाते हैं किसान तो। लेकिन अब ये किसान जो नई पीढ़ी का किसान है, इसको बहलाना, फुसलाना, धोखा देना इतना आसान नहीं है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि कोएलिशन से आंदोलन बहुत बड़ा कदम आगे ले सकता है। ये पूरा जो आंदोलन है गठबंधनों की कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही, पंजाब के 32 संगठन जिन्होंने कभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक साथ काम नहीं किया, 5-10 संगठनों ने किया था, 5-7 दूसरों ने किया था। उनके वैचारिक भेद थे, झंडे अलग थे, पुराने एक दूसरे के साथ कुछ खींचतान भी थी, लेकिन ये सब संगठन एक आए। लेकिन केवल उतने से काम नहीं हुआ। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिस बैनर के तहत हमारा संगठन जय किसान आंदोलन भी काम करता है, वो 4 वर्ष से प्रयास कर रही है कि इस देश के तमाम किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। इसकी स्थापना सन 2017 में हुई थी, जब मंदसौर में किसानों पे गोली चलाने की घटना हुई थी। उस घटना के बाद से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का काम आरंभ हुआ और इसने 200 से अधिक किसान संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया था। इसलिए जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति या AIKSCC ने इसे ज्वाइन किया, लेकिन हमें महसूस हुआ कि नहीं, ये तो पर्याप्त नहीं है। तो इस अलायंस ने दूसरे अलायंसेस के साथ जुड़ने का फैसला किया। जो राष्ट्रीय किसान महासंघ करके एक और अलायंस था जिसके अपने 100 के करीब संगठन हैं, वो भी जुड़े। और ऐसे संगठन जो कि इस अलायंस के बाहर, इन दोनों अलायंसेस के बाहर थे, जैसे BKU टिकैत, जैसे राज्यपाल जी का संगठन, चढ़ूनी जी का संगठन, ऐसे तमाम संगठनों को, और BKU एकता उग्राहा जो पंजाब के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, वो सब इन छतरियों के बाहर थे। लेकिन इस आंदोलन में तमाम अलायंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ा। तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये कोई एक संगठन नहीं है, ये कोई एक अलायंस भी नहीं है, ये अलायंसेस का अलायंस है, प्लेटफॉर्म्स का प्लेटफॉर्म है। ऐसी अभूतपूर्व संगठनों को जोड़ने का प्रयास भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर आप इस प्रयास की सफलता का कारण जानना चाहें तो सबसे बड़ा कारण है ये एहसास कि हम छोटे हैं। सरकार का इन किसान विरोधी कानूनों का मुकाबला करने के लिए मैं अपर्याप्त हूं, मेरा संगठन अपर्याप्त है, मेरा अलायंस भी अपर्याप्त है, हम सबको जुड़कर मिलकर काम करना होगा। ये एहसास था जिसने इस किसान आंदोलन को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और यही नहीं, इसके साथ साथ विदेश में जो NRIs थे, उनकी तरफ से भी मदद मिली। तो ये कोएलिशंस, अलायंसेस, उस सब की मदद से चला। मैं ये भी रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम एक ऐसे नेता की स्मृति में बात कर रहे हैं जिसने किसान और मजदूर दोनों को जोड़ने की चेष्टा की। तो यहां मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि इस देश की ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने पहले दिन से इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया, बिना पूछे दिया, बिना मांगे दिया। ये जो अद्भुत सफलता थी, उसने इस किसान आंदोलन को बहुत आगे पहुंचाया। ये तो 3-4 एक तरह के फैक्टर थे जो मैं आपको गिनाना चाह रहा था कि जो इस किसान आंदोलन की सफलता में जिस जिन तत्वों ने योगदान दिया। अतीत से अब मैं वर्तमान पे आना चाहता हूं, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि भाई 8 महीने से लगभग ये आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने क्या हासिल किया। मैं आपको 3 बात यहां जिक्र करना चाहता हूं, इस आंदोलन की 3 बड़ी उपलब्धियां। बार बार लगभग हर मंच से मैं कहता आया हूं। लोग पूछते हैं कि आपने ये आंदोलन 3 कानूनों के विरुद्ध, किसान विरोधी कानूनों के लिए शुरू किया था, उन्हें समाप्त करने के लिए, क्या आप उसे हासिल कर पाए। मैं कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को 3 ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हो चुकी हैं। यह आंदोलन सफल होगा या नहीं का प्रश्न नहीं है, ये ऐतिहासिक आंदोलन कुछ बुनियादी बातों में सफल हो चुका है। नंबर 1, इस आंदोलन ने किसान को उसका आत्मसम्मान वापस लौटाया है। इस देश में किसान अपने आप को इतना गया बीता, गया गुजरा मानता था। और हमारे यहाँ लोकोक्ति वगैरह भी चलती है ना, कि पहले, आज से 100 साल पहले कहा जाता था कि खेती सबसे उत्तम है, व्यापार उससे दोयम है, और नौकरी करना है तो बिल्कुल निकृष्ट काम है। लेकिन आज की स्थिति में ठीक उलट गई है, और किसान अपने आप को सबसे निकृष्ट, गया बीता, लोग शर्माते थे, सकुचाते थे कहने में कि मैं किसान हूं। शादी ब्याह पे कोई आ जाए तो ये नहीं कहते थे कि लड़की का बाप जो है वो किसान है, सकुचाते थे लोग ये बात कहने में। बहुत समय बाद इस आंदोलन ने किसान को एक सम्मानित शब्द बनाया है। अब मैं देखता हूं यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंग लोग हमारे इस आंदोलन में टी-शर्ट पहन के घूमते हैं, आई लव फार्मर्स, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। देख के मुझे इतना अच्छा लगता है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज द बेसिस फॉर एनी मूवमेंट, एनी कम्युनिटी। और इस आंदोलन ने किसान को वो सेल्फ रेस्पेक्ट वापस, अब कोई भी व्यक्ति जब
टीवी पे बीजेपी के नेता हमें हमला करने के लिए भी बैठते हैं, हमें गाली देने के लिए भी बैठते हैं, तब भी कहते हैं किसान अन्नदाता है इस देश का। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए इस आंदोलन ने ये शब्द तो आपको सिखा दिया, अन्नदाता। ये बात पूरे देश को इस आंदोलन ने सिखाई है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, इस आंदोलन ने देश के किसानों को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया है। अब तक किसान अपने आप को मान के चलते थे, और इस देश के तमाम पार्टियों के नेता, मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं करता, केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सच्चाई ये है इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां मान के चलती थी कि किसान का क्या है, किसान कोई वोट बैंक थोड़ी है, किसान कुछ कर थोड़ी सकता है। ठीक है 4 साल रोएगा और चुनाव से 6 महीना पहले जाति में बंट जाएगा, धर्म में बंट जाएगा, एक दूसरे से लड़ेगा, तो इसलिए उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है। पहली बार इस किसान आंदोलन ने किसान को एहसास करवाया कि उसकी राजनीतिक शक्ति है। और एक ये शब्द मराठी में शायद नहीं चलता, लेकिन बॉम्बे फिल्म देख के आपको पता लग गया होगा, पंगा। इस किसान आंदोलन ने एक बात इस देश के तमाम नेताओं को सिखा दी है कि किसान से पंगा मत लेना, किसान से पंगा लेना भारी पड़ेगा। ये बात तमाम नेताओं को समझ आ गई है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये बात अब कई साल तक याद रहेगी। किसान से पंगा मत लेना, किसान से छेड़खानी लोगे मामला उल्टा पड़ जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री को भी शायद समझ आ गई है, मानने में हिचक होती है क्योंकि उन्हें कुछ भी मानने में हिचक होती है, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री को भी समझ आ गई है, अमित शाह को भी समझ आ गई है, ये बात मनोहर लाल खट्टर को भी समझ आ गई है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी समझ आ गई है, और उद्धव ठाकरे जी तक भी मैसेज पहुंच गया होगा। आगे से कोई भी नेता किसानों के खिलाफ कुछ करने से पहले 2 बार सोचेगा, अरे भाई नरेंद्र मोदी फंस गए थे इसके अंदर, भाई मुझसे ये काम मत करवाओ। ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की ये है कि इसने किसानों में एक अभूतपूर्व एकता स्थापित की है। ऐसी एकता जो कम से कम पिछले 70 वर्ष में तो मैंने ना पढ़ी ना देखी। इससे पहले इतिहास के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है इतिहास में भी इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं रहा होगा जिसकी गूंज तमिलनाडु तक हो, जिसके पक्ष में असम में डेमोन्स्ट्रेशन होते हों, जहां गुजरात और महाराष्ट्र के किसान चल के जिसका समर्थन करने आए, और जहां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिंदी का इलाका, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग वर्ग की जो एकता इस आंदोलन ने बनाई है, खास तौर पे जाति और धर्म के दायरे को तोड़कर इस किसान आंदोलन ने लोगों को जोड़ा है। उत्तर प्रदेश का मैं मिसाल देता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सन 2014 के चुनाव से पहले जो परिस्थिति बनाई थी हिंदू मुस्लिम द्वेष की, और इतनी बुरी स्थिति थी उस इलाके के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव की, लेकिन इस किसान आंदोलन ने हिंदू मुसलमान को दोबारा जोड़ दिया। इस किसान आंदोलन ने हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच जो द्वंद्व क्रिएट किया गया था, उस कृत्रिम द्वंद्व को समाप्त कर दिया, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, जाति के जो डिवीजन थे उसे समाप्त कर दिया। इस तरह की अद्भुत एकता इस देश के किसान आंदोलन ने शायद ही कभी देखी होगी, और मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या 3 किसान कानून खत्म हो गए? नहीं, वो अभी खत्म नहीं हुए। मेरा अपना मानना है कि वो लगभग खत्म है, क्योंकि किसी भी सरकार की साहस नहीं होगा इन कानूनों को आगे से कभी लागू करने का। क्या एमएसपी का कानून मिल गया? नहीं, मिला नहीं अभी, लेकिन एमएसपी शब्द इस देश में चल गया। आज से कई साल, हम तो कितने वर्ष से एमएसपी के सवाल के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, और देश के अधिकांश इलाकों में, मैं अपने ही गांव के करीब जब घूमता था, एमएसपी की बात करता था, लोग अवाक होकर देखते थे, क्या बात कर रहे हो। लोगों ने शब्द सुना नहीं था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये शब्द देश के किसानों को पता नहीं था। उनका अधिकार है, उनसे कुछ छीना जा रहा है, उनके साथ डकैती हो रही है, उनकी लूट हो रही है, ये बात साधारण किसान को पता नहीं थी।
लेकिन इस आंदोलन ने ये शब्द सिखा दिया, किसानों को ये बता दिया कि एमएसपी भी कोई चीज होती है, कि इसके बारे में सतर्क होने की जरूरत है। एक बार शब्द सीख लिया, एक बार किसानों को ये पता लग गया कि एमएसपी कोई चीज होती है और उनको मिलनी चाहिए, तो लेने का उद्यम किसान कर लेंगे। ये संघर्ष वो अपने आप कर लेंगे और इस संघर्ष में भी कामयाब होंगे। लेकिन ये नाम जान लेना अपने आप में छोटी उपलब्धि नहीं है। इस किसान आंदोलन ने देश में जो जनमानस को जागृत करने का काम किया है वो अभूतपूर्व है। यह आंदोलन ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए सिर्फ संख्या की दृष्टि से ही नहीं कि लाख लोग आ गए 26 जनवरी को, तो पता नहीं कितने लाखों लोग, कितने लाखों तिरंगे झंडे आ गए थे, लेकिन विस्तार की दृष्टि से, कितने लंबे समय चला उस दृष्टि से, और अपने संकल्प की दृष्टि से। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक 600 से अधिक हमारे साथी किसान शहीद हो चुके हैं इस संघर्ष में। उसके बावजूद यह संघर्ष जारी है। गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, बारिश में ये संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष ने इस देश की किसान राजनीति के भविष्य को पुनः परिभाषित करने की क्षमता दिखाई है। दशा की बात तो कर ली, दिशा की बात कुछ कर लें, यानी कि भविष्य की दिशा क्या होगी इस आंदोलन की। मैं एक बात सिर्फ उसमें कहना चाहता हूं, और वो ये कि इस आंदोलन की जो प्रकृति है वो विस्तार की प्रकृति है। पिछले 8 महीनों की जो इस आंदोलन की यात्रा है, या आप कहें तो पिछले 1 वर्ष की जो यात्रा है, वो यात्रा हर कदम पे विस्तार की यात्रा है। इस विस्तार में क्षेत्रीय विस्तार है, जो मैंने आपको बताया। क्षेत्रीय विस्तार पंजाब से हरियाणा, फिर उसके बाद पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देश का बाकी सब इलाके के बारे में कम चर्चा होती है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में किसानों ने इस आंदोलन के समर्थन में जो जुटाया उसके बारे में अभी कम चर्चा होती है। कर्नाटका में तमाम किसान संगठनों ने मिलकर इस आंदोलन के समर्थन में जो कुछ किया उसके बारे में कम जानकारी होती है। लेकिन अगर भविष्य की मैं बात कहूं तो पहला विस्तार जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि ये आंदोलन, और आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में, ये आंदोलन 5-6 राज्यों का जो सघन आंदोलन है वो अब बाकी देश के हिस्सों में भी एक सघन आंदोलन का स्वरूप लेने वाला है। पिछले सप्ताह नहीं, इसी सप्ताह हमने मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड की घोषणा की है। यानी कि यह आंदोलन अब सघन रूप से उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में भी जाएगा, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां तक ये आंदोलन की अभी अनुगूंज तो है, लेकिन सघन रूप से यह आंदोलन वहां नहीं पहुंचा है। मैंने जैसे बताया, कर्नाटका में यह आंदोलन काफी मजबूत है, हालांकि उसकी मीडिया में चर्चा नहीं होती। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में है, महाराष्ट्र है भी इतना बड़ा, महाराष्ट्र है इतना बड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी इलाकों तक यह आंदोलन पहुंचेगा। अगले कुछ महीने में इस आंदोलन की जो दिशा है वो ये कि यह आंदोलन बाकी देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। एक दूसरा, यह आंदोलन वर्ग की दृष्टि से भी विस्तार हो रहा है। शुरू में हमने कहा कि यह आंदोलन एक भूस्वामी किसान का आंदोलन है, और यह बात सच है कि शुरू में इस आंदोलन का समर्थन करने वालों में भूस्वामी किसान की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे इस आंदोलन का विस्तार हुआ है, इस आंदोलन में भूमिहीन किसान के जो खेतीहर मजदूर है उसके मुद्दे उठाए गए हैं। महिला किसान की बात को व्यवस्थित रूप से बार बार उठाने वाला अगर कोई पहला किसान आंदोलन है तो मैं समझता हूं ये आंदोलन है। वैसे एक जमाने में शरद जोशी जी ने भी ये सवाल उठाया था, महिला किसान वाला, लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन ने बार बार महिला किसान के सवाल को उठाया है वो भविष्य की दिशा दिखाता है। भविष्य में यह आंदोलन
किसानों के तमाम जो दूसरे वर्ग हैं, मछुआरा जो कि किसान है, दूध पालक जो कि किसान है, सब्जी और फल उगाने वाला किसान जिस पे एमएसपी लागू नहीं होती है, और आदिवासी किसान जो कि वन उपज पे निर्धारित करता है, इन तमाम तरह के किसानों के मुद्दों को व्यवस्थित रूप से उठाना इस आंदोलन के भविष्य की दिशा है। मुद्दों की दृष्टि से भी इस आंदोलन का विस्तार हुआ है। यह आंदोलन शुरू हुआ 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध, 3 कृषि कानूनों को खारिज करवाने के सवाल पे ये शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इस आंदोलन का विस्तार हुआ है, इसकी मांगे नहीं बढ़ाई, हमने जानबूझ के इसकी मांगों का चार्टर नहीं बढ़ाया ताकि सरकार ये ना कह सके कि हमने अपने मुद्दों से विचलन किया है। लेकिन अब ये आंदोलन केवल 3 कानूनों का आंदोलन नहीं बचा। अब ये आंदोलन केवल 3 कानूनों और एमएसपी के कानून को हासिल करने का आंदोलन नहीं बचा। ये आंदोलन इस देश में किसान की अस्मिता का आंदोलन बन गया है। क्या इस देश में किसान की कोई हैसियत है या नहीं? क्या इस देश के नीति निर्माण में किसानों की बात सुनी जाएगी या नहीं? क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता किसानों के आकांक्षा का सम्मान करेगी या नहीं? यह आंदोलन उसका फैसला करने का आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन की जीत हार इस देश के किसानों के अस्तित्व और अस्मिता से अब जुड़ गई है। यह आंदोलन का विस्तार हुआ है और वैचारिक दृष्टि से भी इस आंदोलन का विस्तार हुआ है। शुरुआत में कई लोगों को ऐसे लगा था कि यह आंदोलन केवल किसान के कुछ आर्थिक नफे नुकसान का आंदोलन है, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं यह आंदोलन अपने आगोश में तमाम मुद्दों को ले रहा है, तमाम बड़े सवालों को ले रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस 26 जून को इस आंदोलन ने लोकतंत्र बचाओ दिवस आयोजित किया था। यह आंदोलन कुछ गहरे राजनीतिक मुद्दों को ले रहा है। लोकतंत्र बचाने का मुद्दा, पश्चिम बंगाल में जाके हमने भाजपा हराओ का नारा दिया था। यह आंदोलन इस देश की जो 2 इस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, लोकतंत्र बचाने की चुनौती और राष्ट्रीय एकता बचाने की चुनौती, इन दोनों सवालों पर इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। भविष्य की दिशा अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह आंदोलन जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसके साथ तो जुड़ ही चुका है, महिला आंदोलन के साथ जुड़ा है, विद्यार्थियों युवाओं के बेरोजगारों का जो आंदोलन है उसके साथ जुड़ेगा, और दलित आदिवासी अल्पसंख्यक इस देश के तमाम जो हाशियाग्रस्त समुदाय हैं उनके मुद्दों को जोड़ते हुए यह आंदोलन वैचारिक विस्तार भी कर रहा है। मार्क्सवादी भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब क्रांति का जो अगुआ दस्ता होगा, और उसके पीछे अवधारणा यह थी कि इतिहास में कोई एक वर्ग होता है जो वर्ग पूरे समाज के दुख सुख, पूरे समाज के जो हित हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी की यूरोप में कहा था कि जो प्रोलिटेरियत है, जो सर्वहारा है, जो श्रमजीवी है, वो इतिहास का वैनगार्ड है। वो केवल अपने हित के लिए नहीं, वो पूरे इतिहास, पूरे समाज के हित को आगे लेके जाता है। मैं आपके सामने अंत में यही स्थापना रखना चाहता हूं कि आज इतिहास के जिस दौर में हम हैं उसमें इस देश का किसान उसी वैनगार्ड की भूमिका में है। आज इस देश का किसान केवल अपने आर्थिक हित के लिए 3 कानून हटाने और एमएसपी लाने का आंदोलन नहीं कर रहा है। वो तो एक अवसर है, वो तो एक मुद्दा है जिससे आंदोलन शुरू हुआ। आज इस देश का किसान उससे कहीं आगे बढ़कर इस देश की में जो कॉरपोरेट कंट्रोल हो रहा है, जो कंपनियों का राज हो रहा है, याद रखिए केवल ये आंदोलन है जिसने अडानी और अंबानी का नाम लेके उनके बिजनेस इंटरेस्ट को हमला किया है। ये आंदोलन है जिसने टोल प्लाजा को बंद करने का फैसला किया है। ये आंदोलन है जिसने रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद करवाए हैं।
तो ये आंदोलन इस देश में जो कॉरपोरेट कंट्रोल हो रहा है, जो पूंजी का हमला है इस देश पर, चंद पूंजीपतियों के कब्जे के विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन आज किसान आंदोलन है। दूसरा, इस देश के लोकतंत्र को दोबारा बहाल करने और इस देश के लोकतंत्र पे हुए हमले के खिलाफ खड़ा होने वाला सबसे बड़ा यदि कोई आंदोलन है तो इस वक्त किसान आंदोलन है, जिसने लोकतंत्र का सवाल उठाया है, नागरिक स्वायत्तता का सवाल उठाया है। और मुझे हैरानी नहीं कि नोम चॉम्स्की जैसे बुद्धिजीवी ने विशेष रूप से भारत के किसान आंदोलन को सलाम पेश किया है, क्योंकि वो एक तरह से पूरे दुनिया में इन बड़े सवालों को उठा रहा है। तो किसान आंदोलन ने कॉरपोरेट सत्ता, पूंजी के कंट्रोल का सवाल उठाया है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और तीसरा, इस देश को बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहा है। क्योंकि आज इस देश पर जो सत्ता है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। हिंदू मुसलमान में हर जगह पे, हरियाणा में अब जगह जगह पे हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि किसानों की जो एकता बनी है, हिंदू और मुसलमान किसान दक्षिण हरियाणा में एक साथ आ गया है, उसको तोड़ने के लिए हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। बाकी इलाकों में जातीय दुर्भाव की भावना पैदा की जा रही है। तो किसान आंदोलन आज कहता है वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे। आज किसान इस देश को जोड़ने का काम कर रहा है। किसान आंदोलन आज इस देश की आर्थिक सत्ता को, इस देश की सामाजिक एकता को, इस देश के राजनीतिक लोकतंत्र को, तीनों को बचाने का काम कर रहा है। अगर भारत की आत्मा में तीन विचार हैं, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट, तो आज किसान आंदोलन इन तीनों विचारों की रक्षा का काम कर रहा है। इन तीनों विचारों को जोड़कर इस देश को बचाना और हमारे गणतंत्र को पुनर्जीवित करने का सबसे बड़ा आंदोलन ये किसान आंदोलन है। आज जब इतना महान किसान आंदोलन हो रहा है तो हमारे बीच उद्धवराव पाटिल स्वयं नहीं है, लेकिन कोई भी आंदोलन केवल जो लोग उसमें भाग ले रहे हैं उनके ओजस पे निर्भर नहीं करता, उनकी क्षमता पे निर्भर नहीं करता। यह आंदोलन, ऐसे बड़े आंदोलन में हम उन व्यक्तियों के कंधों पे खड़े होते हैं जिन्होंने पहले इन सब कामों की नींव डाली। इस देश के तमाम किसान नेताओं की तरह उद्धवराव पाटिल साहब भी ऐसे ही नेताओं में से थे जिन्होंने इस आंदोलन की नींव डाली, जिस नींव पर आज इस किसान आंदोलन का भव्य इमारत खड़ी हो रही है जो देश को बचाने के लिए है। अगर आज वो हमारे बीच होते, निश्चित उन्हें लगता कि उन्होंने जो काम किया उसका कुछ फल इस देश में दिखाई दे रहा है। इसलिए उद्धवराव पाटिल जी को पुनः नमन करते हुए, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हुए और उनके सपनों को साकार करने के लिए किसान आंदोलन जो काम कर रहा है उसके लिए अपना संकल्प व्यक्त करते हुए मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं फिर धन्यवाद करना चाहता हूं उद्धवराव पाटिल विचार मंच उस्मानाबाद का कि आपने मुझे अवसर दिया। फिर क्षमा प्रार्थी हूं कि समय पे हम इसको शुरू नहीं कर सके तकनीकी कारणों से। फिर भी धन्यवाद देता हूं कि आप में से इतने तमाम साथियों ने जुड़कर इस बातचीत को सुना। चूंकि ये केवल फेसबुक से हो रहा है इसलिए प्रश्नोत्तर की गुंजाइश नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप इस फेसबुक पर अपने प्रश्न डालेंगे तो मैं किसी स्टेज पर इनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान माला की जो सुंदर परंपरा आपने शुरू की है, जो इस कोविड के बावजूद आपने बना के रखी है, ये व्याख्यान माला की परंपरा चलती रहेगी और शेतकरी और मजदूर के समन्वय, उनकी एकता के जिस प्रतीक की हम बात कर रहे हैं वो प्रतीक आज इस राष्ट्र के नव निर्माण का आधार बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।